क्या आप जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया? योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ। भारत माता की वंदे वंदे। उनका ये डिसीजन उनकी जिंदगी का सबसे बोल्ड डिसीजन था। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन मुद्दों की ओर। इस सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के सफर की कहानी है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कमिटेड थे और हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ते गए। भगवा वस्त्र, टीका और निष्पक्ष अंदाज और ऐसे भाषण जो बिना किसी डर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिए जाते हैं, ये पहचान है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक ऐसे लीडर की तस्वीर सामने आती है जो स्ट्रिक्ट, डिसिसिव और अपने फैसलों के लिए मशहूर है। आज मैं आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन को एक नए नजरिए से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक आम व्यक्ति से धार्मिक नेता और फिर एक पॉलिटिकल लीडर तक का उनका सफर, जो ना सिर्फ प्रेरणा से भरा है बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको एक नई सोच दे सकती है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप में से मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे कि उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पांचूर में हुआ, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। उनका परिवार एक बहुत ही साधारण और ईमानदार जिंदगी जीता था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे और माँ सविता देवी जो की एक हाउसवाइफ हैं। योगी आदित्यनाथ का परिवार एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से संबंधित था। उनके घर में 7 भाई बहनें थे और वो 5वें नंबर पे थे। योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से ही हुई और योगी आदित्यनाथ माध्यमिक शिक्षा तक बिल्कुल फोकस्ड स्टूडेंट थे। लेकिन जब वो बड़े हुए तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कोटवार में एडमिशन लिया, जहाँ से उन्होंने मैथमेटिक्स में एमएससी की पढ़ाई की और वहीं से उनके जीवन में नए बदलाव आना शुरू हो गए। लोग सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर गोरखपुर से शुरू हुआ, लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रख दिया था। जब योगी आदित्यनाथ कॉलेज में थे तो उनका रुझान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ था, जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक स्टूडेंट विंग थी और उनके जीजा भी उस समय एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक एक्टिव मेंबर थे, जिसका प्रभाव योगी आदित्यनाथ पर काफी ज्यादा था। लेकिन सन 1991 में एक इंटरेस्टिंग टर्न आया जब उनकी मुलाकात कॉलेज के एक सीनियर प्रमोद रावत से हुई। प्रमोद रावत एबीवीपी के मेंबर थे और उन्होंने अजय के विचार को एकदम बदल दिया। एबीवीपी के साथ काम करते करते योगी आदित्यनाथ की सोच आरएसएस की आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ने लगी। लगभग 2 सालों तक योगी आदित्यनाथ ने एबीवीपी के लिए बड़ी ही मेहनत से काम किया। जब साल 1992 आया और उन्होंने स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन के लिए सेक्रेटरी का चुनाव लड़ने का सोचा तो टिकट किसी और को दे दिया गया, जिसका योगी आदित्यनाथ को बहुत बुरा लगा, क्योंकि 2 सालों तक वो एबीपी के लिए मेहनत करते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा। यह उनके जीवन का पहला चुनाव था और वो ये चुनाव हार गए। ये हार उनके जीवन के लिए एक नया सबक बन गया। हारने के बाद भी उनका पैशन कम नहीं हुआ और ये उनकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ ही थी कि उन्होंने हार को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। साल 1993 आया और योगी आदित्यनाथ बिना किसी को बताए अपने गांव को छोड़कर गोरखपुर के गोरखनाथ मठ पहुंच गए। उनका ये डिसीजन उनकी जिंदगी का सबसे बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। गोरखनाथ मठ उस समय धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव का केंद्र था और ये वही जगह थी जहां पर नाथ संप्रदाय के महंत अवैधनाथ का नेतृत्व था। महंत अवैधनाथ, जो कि अपने असली नाम कृपाल सिंह बिष्ट से जाने जाते थे, उन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियां अपनाई बल्कि राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। चाहे 1970 में गोरखपुर से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लोकसभा का चुनाव जीतना हो या 1989 में हिंदू
महासभा के एक उम्मीदवार के रूप में अपनी जीत दर्ज करना हो, महंत अवैधनाथ हमेशा अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। 1989 के बाद महंत अवैधनाथ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के साथ जुड़े होने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को और आगे बढ़ाया और 1996 के लोकसभा चुनाव जीतकर गोरखपुर से सांसद के रूप में चुने गए। यह वही महंत अवैधनाथ थे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और 1984 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना था। गोरखनाथ मठ में आने के बाद अजय सिंह बिष्ट पर महंत अवैधनाथ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। महंत अवैधनाथ उनके गुरु बन गए और उन्होंने अजय को धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियां समझाई और उसके बाद अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास का मार्ग अपनाया और कहलाए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बनने के बाद भी उनके माता पिता उन्हें लेने आए थे, लेकिन वो नहीं गए और कभी महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपनी फैमिली से मिलने से रोका भी नहीं। 1994 का साल योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ा साल था, क्योंकि उस साल महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सोचो, एक छोटे से गांव की जिंदगी से निकलकर वो गोरखनाथ मठ के धार्मिक और राजनीतिक लीडर बन गए। यहाँ उन्होंने न सिर्फ स्पिरिचुअल टीचिंग को अपनाया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को भी समझा, जिस वजह से योगी आदित्यनाथ का स्पिरिचुअल सफर उनके राजनीतिक जीवन के लिए एक मजबूत आधार बन गया। जिसके बाद 1998 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर अपना राजनीतिक करियर 26 साल के उम्र में ही शुरू कर दिया और उन्होंने सबसे कम उम्र का सांसद बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। उस समय योगी आदित्यनाथ की स्पीचेस और सैफ्रॉन आइडेंटिटी ने उनकी एक अलग इमेज बनाने में मदद की। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया, जिससे राजनीति में अपनी पकड़ उन्होंने और मजबूत कर ली और ये संगठन हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करते हुए ग्राउंड लेवल सपोर्ट बिल्ड करने में काफी इम्पैक्टफुल साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से ही कड़क हिंदू पहचान और हिंदुत्व विचारों को अपनाया और इसका सबूत था कि 1998 से लेकर 2014 तक योगी आदित्यनाथ ने 5 बार लगातार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लेकिन बीजेपी के टिकट से जीतने के बावजूद कई बार उनका बीजेपी के साथ तनाव रहा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के खिलाफ तब हुए जब उन्होंने देखा कि बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कमजोर करती जा रही है, तो उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद कई बार बीजेपी की पॉलिसीज पे अपनी असहमति जताई। ये तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने 2002 में गोरखपुर से राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर खड़ा किया, जिन्होंने बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर शिव प्रकाश शुक्ला को हराया। 2007 में भी योगी ने धमकी दी थी कि वो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ अपने 70 कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, लेकिन बाद में समझौता हो गया। ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि उन्होंने बीजेपी के अंदर अपनी एक अलग और इंडिपेंडेंट पहचान बनाई थी। अपनी हिंदुत्व सोच और बेबाक भाषण और ताबड़तोड़ रैली के बदौलत योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में अपना कदम रखा। मैं आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अपना किसानों से किया हुआ वादा निभाया और 36,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया, जिसका उद्देश्य किसानों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाना था। इस कदम से योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई और अपने आप को मजबूत बनाया। उन्होंने अपने सीएम बनने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी ध्यान दिया, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इन सभी कदमों के बाद योगी आदित्यनाथ ने स्टेट में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट शामिल थे। ये सभी कदम उत्तर प्रदेश को
एक नए दौर में लेके जाने के लिए थे। अपने स्टेट के लिए किए गए काम और रिफॉर्म का रिजल्ट ये था कि सन 2022 में वापस से बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाती है और इस बार भी मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ। और ये यूपी में पहली बार हुआ कि कोई व्यक्ति सीएम पदवी के लिए 2 बार चुनकर आया हो, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रभाव से राजनीति में नए कदम उठाए और स्टेट की विकास यात्रा को और तेज किया। उनका ध्यान किसान, महिला और हर शहर और गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाने पर था, जिसमें उन्होंने कई नए विकास योजना और प्रोजेक्ट शुरू किए। दोस्तों, जैसे हर लीडर को कंट्रोवर्सी और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो योगी आदित्यनाथ भला कैसे इनसे दूर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने कड़क स्टेटमेंट के लिए हमेशा कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे, चाहे मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ पर उनका स्टेटमेंट हो या लव जिहाद के मुद्दे पर उनका स्टेटमेंट। माइनॉरिटीज पर उनका कहना था कि जहां माइनॉरिटीज की संख्या 35% से ज्यादा होती है वहां कम्युनल राइट होने लगते हैं, जिसके बाद उनका ये कमेंट कई लोगों को पोलराइज कर गया। योगी आदित्यनाथ ने मदर टेरेसा पर भी टिप्पणी की और उनका कहना यह था कि मदर टेरेसा का मिशन भारत को क्रिश्चियनाइज करने का था, जिसके बाद उनका ये बयान भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ में एक बात हमेशा से रही कि वो जो बोल देते वो कभी उससे पीछे नहीं हटते हैं। योगी आदित्यनाथ वही लीडर थे जिन्होंने कैराना एक्सोडस के मुद्दे को भी उठाया था, जहां उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न यूपी को कश्मीर बनाने नहीं दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट एक तरफ उनके सपोर्टर के लिए कड़क था, लेकिन दूसरी तरफ उनका विरोध भी हुआ। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन में कई ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने उनकी लीडरशिप को चुनौती दी। उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी के थ्रू एनकाउंटर बेस्ड पुलिसिंग को बढ़ावा दिया, जिसका ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया। इसके अलावा उन्हें कई बार कम्युनल वायलेंस का आरोप भी झेलना पड़ा, जहां उनके डिसीजन को सिर्फ एक समुदाय के पक्ष में माना गया। योगी आदित्यनाथ के जीवन में सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही नहीं रही, बल्कि कुछ चैलेंजेस भी रहे जिनका उन्होंने डट कर सामना किया। एक ऐसा समय भी था जब उनकी जान खतरे में पड़ गई और इस वजह से वो पार्लियामेंट में अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और फूट फूट कर रो दिए, जो वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ। ये बात 2006 की है, जब वो गोरखपुर से बीजेपी के एमपी थे। उस समय उत्तर प्रदेश में कम्युनल टेंशन अपने चरम पर था और उनके खिलाफ कई साजिशें रची जा रही थी। एक बार अजीत सिंह नाम के एक क्षेत्र नेता की हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रम के लिए आजमगढ़ जा रहे थे, तभी उनके काफिले पर तकिया इलाके के पास हमला कर दिया गया। इस अटैक में योगी और उनके सपोर्टर को घेर लिया गया। ये इंसिडेंट कम्युनल वायलेंस को और भड़काने का कारण बना और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई केसेस फाइल किए गए। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके 11 दिनों तक जेल में रखा, जबकि इस केस में सिर्फ 12 घंटे की ही कस्टडी परमिसिबल थी। ये पीड़ा उन्होंने लोकसभा में शेयर की थी जब उन्होंने अपनी बात रखने के लिए स्पेशल परमिशन ली थी। पुलिस के अत्याचार और समाजवादी सरकार के खिलाफ साजिश का जिक्र करते वक्त वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और सबके सामने रो दिए। ये मोमेंट उनके पॉलिटिकल और पर्सनल सफर का एक सिग्निफिकेंट चैप्टर बन गया। योगी आदित्यनाथ हमेशा से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते आए हैं और वो अपनी भाषण में भी हमेशा से इस बात को दिखाते आए, जिसका रिजल्ट ये रहा है कि यूपी गवर्नमेंट के अंडर उनकी लीडरशिप में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है। 2017 के बाद उन्होंने क्राइम रेट को घटाने और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। यूपी पुलिस के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण 64,000 एकड़ इलीगल जमीन माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई और 1.54 करीब 1.5 लाख नई पुलिस भर्ती की गई। पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एडवांस ट्रेनिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेक्टर में भी यूपी ने नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अट्रैक्ट किए गए, जो लगभग 1.5 करोड़ नौकरियों के रास्ते खोलते हैं। स्टेट का जीडीपी जो 12 लाख करोड़ हुआ करता था, वो 2023-24 में 26 लाख करोड़ तक पहुंच गया और 2025 तक इसे 32 लाख करोड़ तक करने का टारगेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूपी में बड़े चेंजेस देखने को मिले। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट के साथ स्टेट का रोड नेटवर्क सुधर गया। साथ ही वाराणसी हल्दिया वाटरवेज
और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के जरिए कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाया गया। मुरादाबाद ने 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जबकि भदोही का कारपेट इंडस्ट्री 8,000 करोड़ तक पहुंच गया। ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव और PM विश्वकर्मा योजना के जरिए MSME सेक्टर और स्किल्ड वर्कफोर्स को सपोर्ट मिला, जो बड़े इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए मददगार रहा। ये सब अचीवमेंट दिखाती है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी को सिर्फ एक बेटर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट ही नहीं बनाया, बल्कि एक रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में भी स्टैब्लिश किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।